हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन उससे रिलेटेड है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जालक ऊर्जा क्या होती है यानी लैटिस एनर्जी क्या है। ठीक है, तो किसी भी आयनिक यौगिक के बनने में स्पेशली कैटायन और एनायन के माध्यम से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग लैटिस एनर्जी कहेंगे। जैसे गैसीय धनायन व गैसीय ऋणायन से आयनिक यौगिक के बनने में निर्मुक्त ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेटल आयन हो गया, ये हेलोजन आयन हो गया। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के कंबाइन होने से आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं M+ आयन और X- आयन के संयोग से MX नाम का आयनिक यौगिक बना। तो इस आयनिक यौगिक के बनने में जो ऊर्जा रिलीज होगी उसे लैटिस एनर्जी कहा जाएगा यानी जालक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया गैसियस अवस्था में। ठीक है, ये आपका क्लोराइड आयन हो गया। ठीक है, गैसियस अवस्था में, और यहाँ पर भी इनको गैसियस अवस्था में आप दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी गैसियस अवस्था में रहेगा और ये भी गैसियस अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका NaCl जो बना ये आयनिक यौगिक हो गया, और इसके बनने के समय जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लोग जालक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जालक ऊर्जा की। अगर हम लोग बात करें जालक ऊर्जा के मान की कि आखिर में निर्धारित कैसे किया जा सकता है, तो बच्चों डायरेक्टली हम लोग किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हम लोग जालक ऊर्जा निर्धारित कर सकते हैं, वो भी बॉर्न हैबर चक्र के माध्यम से। ठीक है, तो अगर हम लोग बॉर्न हैबर चक्र का इस्तेमाल करें तो आसानी से किसी भी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर ये आपका सोडियम आयन जो है ना गैसियस अवस्था में है, और ये जो Cl- है ये भी आप देख सकते हो गैसियस अवस्था में। ठीक है, तो इनके मिलने से आपका क्या बन जाता है Na+ और Cl-, कुल मिलाकर ये आपका आयनिक यौगिक बना। तो जो एनर्जी निकली थी उसे लैटिस एनर्जी कहा गया था। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन जो है ना एनवायरनमेंट में इस फॉर्म में नहीं पाया जाता। कहने का मतलब सोडियम प्रकृति में ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये जो क्लोरीन है ना ये डायटॉमिक स्टेज में पाई जाती है। तो कुल मिलाकर ये आयनिक फॉर्म में है। तो अगर इनके प्राकृतिक रूप से पाए जाने के आधार पर देखा जाए तो जो सोडियम है ना वो ठोस अवस्था में पाया जाता है प्रकृति में। ठीक है, और जो क्लोरीन है ना वो डायटॉमिक स्टेज में पाया जाता है, हालांकि ये तो गैसियस स्टेज में होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग हाफ कर लें तो इसके मिलने से आपका NaCl आयनिक यौगिक बनेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेज में, और तब जो एनर्जी निकलेगी उसे हम लोग बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी समोहन उष्मा। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोसेस है। कहने का मतलब है अगर आपको ΔHF निकालना है तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो आपका सोडियम है ना ये ठोस अवस्था में एनवायरनमेंट में पाया जाता है, ये आपका प्रकृति में पाया जाता है। क्लोरीन जो है ना वो गैसियस स्टेज में हालांकि पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो डायटॉमिक स्टेज में है। ठीक है, तो ये आपके कैटायनिक फॉर्म में नहीं है। तो इनके कंबाइन होने से NaCl का जो आपका यौगिक बनेगा उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे बोलेंगे समवन उष्मा, यानी कि इनके माध्यम से NaCl के निर्माण की या गठन की जो हीट है उसे हम लोग बोलेंगे समवन उष्मा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं लैटिस एनर्जी की, तो वो डायरेक्टली निकाली नहीं जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सोडियम सॉलिड स्टेज में है इसको पहले गैसियस स्टेज में बदलेंगे और फिर आयनिक स्टेज में बदलेंगे। वैसे ही इसको पहले एटॉमिक स्टेज में फिर आयनिक स्टेज में बदलेंगे, फिर कंबाइंड कराएंगे, तब आगे आप क्या करेंगे देख सकते हैं कि कैसे कैसे लैटिस एनर्जी आपकी फाइंड होती है। तो बच्चों यही आपका इनडायरेक्ट प्रोसेस है जो लैटिस एनर्जी को डिसाइड करने में इस्तेमाल होगा। प्रोसेस का नाम हो जाएगा बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम सॉलिड को एक्सचेंज करते हैं सोडियम गैसियस में। ठीक है, तो बच्चों अगर किसी ठोस के 1 मोल को गैसीय अवस्था में आपको एक्सचेंज करना है तो इसमें ऊर्ध्वपातन उष्मा डालनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसमें सब्लिमेशन एनर्जी आपको डालनी है। ठीक है, तो जब सोडियम सॉलिड स्टेज से गैसियस स्टेज में बदलेगा इसका मतलब है इसमें सब्लिमेशन एनर्जी आपने डाली। ठीक है, तो इस तरीके से गैसियस स्टेज में आ जाएगा। इसके बाद में सोडियम जो आपका गैसियस स्टेज में है इसको आयनिक स्टेज में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें डालनी पड़ेगी। ठीक, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसमें डाली गई सब्लिमेशन एनर्जी डाली गई प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी डाली गई, इसलिए इसमें भी प्लस लगा दिया गया।
अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो बच्चों किसी भी आइसोलेटेड परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्चा करनी पड़ती है उसे कहा जाता है आयनन ऊर्जा। तो सोडियम को क्या करना है, सोडियम आयन में एक्सचेंज करना है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी डालेंगे तो आपका सोडियम गैसियस अवस्था से कैटायनिक अवस्था में बदल जाएगा। अब देखो ये Cl2 है, इधर आ जाओ। तो Cl2 आपका डायटॉमिक है, द्विपरमाणुक है। तो पहले इसको क्या करते हैं, Cl गैसियस स्टेज में ले जाते हैं, Cl गैसियस फॉर्म। तो ये आपका Cl2 जो है ना वियोजित होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी। हाफ मोल है तो इसलिए इसका भी हाफ कर दो, तो ये भी आपकी इसमें डाली जाएगी। तो क्या करो, इसको भी प्लस में ले लो, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी यानी इसका वियोजन हो जाएगा, तो वियोजन होने से Cl गैसियस अवस्था में पहुँच जाएगा। अब इसके बाद में Cl माइनस गैसियस अवस्था में कब पहुंचेगा, जब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और जाके जुड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, तो बच्चों किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में या बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। तो ये आपकी निगेटिव होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपकी फर्स्ट होती है, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता वो निगेटिव होती है, और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव होती है। ये तो आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो ऐड होता है किसी भी न्यूट्रल स्टेज का, ये जो आपका आइसोलेटेड परमाणु है उससे, तो उस दरमियान एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब ये एनायनिक फॉर्म में पहुंच चुका होता है, तो अब अगर इसमें कोई और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ना, तो बाहर से अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ेगी। कहने का मतलब Cl से Cl माइनस का ये जो प्रोसेस हुआ ये ऊष्माक्षेपी है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसमें ऐड करेंगे तो वो ऊष्माशोषी प्रोसेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पॉजिटिव होता है और प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निगेटिव होता है। अब इस तरीके से देखो, सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसेस अवस्था में पहुंच चुका है, और क्लोरीन जो आपका डायटॉमिक और गैसेस स्टेज में था, ये यहाँ पर देख सकते हो एनायनिक स्टेज में पहुंच चुका है। तो अब ये Na+ और Cl माइनस, अब इनके कंबाइन होने से आपका जो NaCl बनेगा, ठीक है, वो सॉलिड अवस्था में तो रहेगा ही, लेकिन जो एनर्जी निकलेगी उससे बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसके माध्यम से लैटिस एनर्जी ज्ञात करी गई। तो अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, ये आपका कैसे निकाला जाएगा, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए आपने इसमें जो जो ऐड किया है उसको ऐड करके दिखा सकते हो। तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हुई है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हुई है, डिसोसिएशन एनर्जी आपकी प्लस हुई है, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी माइनस हुई है, और लैटिस एनर्जी आपकी माइनस हुई है। तो कहने का मतलब है जो भी प्लस में है उनको प्लस करो, जो माइनस में माइनस करो, तो आपका डेल्टा HF सिमिलर हो जाएगा। कुल मिलाकर ऊष्मागतिकी का एक नियम है जिसे हेस का नियम कहते हैं, और उसका मतलब है कि कोई भी प्रक्रम चाहे एक स्टेप में हो चाहे भिन्न भिन्न स्टेप में हो, ठीक है, दोनों प्रोसेस के दरमियान जो टोटल एनर्जी होगी वो सिमिलर होगी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई प्रोसेस है वो एक स्टेप में हो गया, ठीक है, और कोई प्रोसेस है वो कई सारे स्टेप में हो, फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में, ठीक है, थर्ड स्टेप में। तो इन तीनों की जो कुल ऊर्जा होगी, ठीक है, वो इसी के सिमिलर हो जाएगी। कुल मिलाकर एक स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगी वो भिन्न भिन्न स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होगी उसके कुल योग की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसी की यहाँ पर बात करनी है। तो डेल्टा HF तो आपका ये जब सोडियम सॉलिड और Cl2 डायटॉमिक स्टेज में एनवायरनमेंट में पाए गए या प्रकृति में पाए गए, उस दरमियान इनके कंबाइन होने से NaCl जो ये सॉलिड बना था, तो तब जो एनर्जी निकली थी उसे कहा गया था हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अभी हमने बताया कि जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्ट डिसाइड नहीं करी जा सकती, इनडायरेक्ट डिसाइड करी जा सकती है। तो फिर देखो ये सोडियम सॉलिड से सोडियम आयन के रूप में बदला, और ये Cl2 डायटॉमिक था, इसको पहले क्या किया गया, एटॉमिक किया गया, फिर आयनिक किया गया, फिर ये कैटायन और एनायन इनके कंबाइन होने से NaCl के बनने में जो एनर्जी निकली उसे लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लैटिस एनर्जी को आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने बात करी कि लैटिस एनर्जी होती क्या है, और लैटिस एनर्जी को हम लोग इनडायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैटिस एनर्जी किन कारकों पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो आपका डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। थैंक यू।